हे गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रेडॉक्स बिहेवियर जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि एस ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है और उसका रेडॉक्स बिहेवियर कैसा है। तो इसमें हम लोग समझे कि एस ब्लॉक एलिमेंट के सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है और सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सिंगल अगर है तो वो अगर चेंज करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि उस सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल का मतलब होता है स्थिरता। तो अगर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब उसकी स्थिरता उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनी हुई है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। और सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसका कोई रिडॉक्स बिहेवियर भी नहीं है। रिडॉक्स बिहेवियर, रिडॉक्स कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कोई कुछ भी नहीं है, ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ना ही ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सिंगल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये तो ना तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। अगर ये बढ़ाता तो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो हम लोग इसको बोल सकते थे कि रिड्यूसिंग एजेंट होता। अगर ये घटाता अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसका मतलब अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ ही साथ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से एस ब्लॉक के आयन है ना स्टेबल होते हैं, स्टेबल आयन होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़े थे डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में मैंने आपको कई बार बोला है कि डी ब्लॉक में आपको 3D के बारे में पढ़ना है। तो 3D में हम लोग पढ़े थे 3D एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़े थे। तो उस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, कम स्टेबल है। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात रिडॉक्स बिहेवियर के बारे में पढ़े थे। अब हमारे पास दो पोर्शन और बचा हुआ इसी में। एक हम लोग एस पढ़ लिए, डी पढ़ लिए। अब हमारे पास बचा हुआ है एफ और पी। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रिडॉक्स बिहेवियर के बारे में। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका रिडॉक्स बिहेवियर। क्लियर है? तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक में हम लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक दो तरह का होता है, 4F, एक होता है 5F। 4F को बोलते हैं लेंथेनाइट्स और 5F को बोलते हैं एक्टिनाइट्स। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, ये 4F आपका, ये 5F आपका है। ठीक है, हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो लेंथेनाइट के बारे में जानते हैं हम लोग। देखो समझते हैं मेरा पहले लेंथेनाइट्स का जो है, लेंथेनाइट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। जितने भी लेंथेनाइट्स है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि ऑल लेंथेनाइट्स, LAS लिख देता हूँ, लेंथेनाइट्स है ना, डू सो +3 ए वेरी, जो कि काफ़ी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ए वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन और होने के कारण ये स्टेबल भी बोल सकते हैं इसको, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बस एक लाइन यहाँ समझे कि जो लेंथेनाइट्स है 4F है, ठीक है, उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, कॉमन होता है। +3 मतलब +3 सबका मिलता है, और +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये स्टेबल भी होता है, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हाउएवर इसके अलावा फिर भी, सीरियम जो है +3 के अलावा +4 भी इसका मिलता है, +3 +4। और +3 +4 में अगर बात करें तो +3 इसका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि पहले मेंशन यहाँ पे कर चुका हूँ मैं। प्लस मतलब सीरियम जो है, फिर सीरियम जो है वो +3 के अलावा +4 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका +3 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सीरियम के बारे में कि सीरियम 4 में क्या है, तो सीरियम 4 का मतलब हुआ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो +4 इसका मतलब कि अनस्टेबल है, अब +3 ज़्यादा स्टेबल है, तो 4 से वो जल्दी तेज़ी से चाहेगा +3 में जाना, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा एंड समरियम, यूरोपियम और इटरबियम, YB,
इन तीनों का भी +3 के अलावा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और भी एग्जिस्ट करता है, +2 और +4। +2 +4 में +4 ज़्यादा स्टेबल होता है, +4 ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर आपसे पूछता है समरियम 2 में क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो कम है +2, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग के वीक, तो +4 ज़्यादा स्टेबल, +3 ज़्यादा स्टेबल, तो 2 से 3 में जाना जल्दी चाहेगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर बोला जाए यूरोपियम 2 में या इटरबियम 2 में ये क्या है, तो ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो आपका लेंथेनाइड्स हुआ। तो लेंथेनाइड मोटे तौर पे बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि लेंथेनाइड्स जो है उसके लेंथेनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड किसको बोलते हैं, सीरियम से लुटेशियम तक को 14 एलिमेंट का एक सीरीज आता है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है उसका +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और साथ ही साथ और वो जो +3 वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन फिर भी इसके अलावा सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है वो लेंथेनाइड्स में जो +3 के अलावा +4 भी शो करता है। समरियम, यूरोपियम और इटरबियम +3 के अलावा +2 +4 भी एग्जिस्ट करता है। इतना बस आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं एक्टिनाइड्स में। तो एक्टिनाइड्स के बारे में अगर देखें तो एक्टिनाइड्स जो है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक्टिनाइड्स के वाइड रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट काम करता है। वाइड रेंज में एक अच्छा खासा मतलब उसका वाइड रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ यहाँ पे, वाइल एक्टिनाइड्स, ACS लिखता हूँ एक्टिनाइड्स, है ना, डू सोज रिलेटिवली ए वाइड रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक लाइन और मेंशन करता हूँ कि ऑल एक्टिनाइड्स हैविंग कितना +4 ना, +4 ए वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ऐसे भी ध्यान रखिए, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड थोड़ा अंतर के तौर पे ध्यान रखिए आप कि लेंथेनाइड्स में का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और एक्टिनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। लेकिन इसके अलावा मैंने बोला कि वाइड रेंज में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काम करता है। जैसे फिर भी देख लीजिए, हाउएवर यूरोपियम, नेपच्यूनियम, है ना, NP, PU, ये सब जो है सोज अप टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 तक इसका चला जाता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। एक आप मेडिकल में एक एग्ज़ाम है एम्स, उस एम्स के एग्ज़ाम में जो कि 2016 में आया था, एक क्वेश्चन आया था कि मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ क्वेश्चन आया था कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट OS ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथेनाइड्स से ज़्यादा होता है एक्टिनाइड से, ऐसा क्यों, वाई, ये सवाल आया था 2016 में एम्स के एग्ज़ाम में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्लियर है यहाँ पे। देखो है क्या कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो आपका लेंथेनाइड्स है LN लेंथेनाइड्स, अगर इसके हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो लेंथेनाइड्स आपका 6 पीरियड का ग्रुप है, 6 पीरियड का मतलब है ना, 6 पीरियड का एलिमेंट है। तो इसका जो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो 6s2 5d021 और 4f1 to 14 ये होगा, ठीक है। और एक्टिनाइड्स की अगर हम बात करें, एक्टिनाइड्स का ये 7 में आता है, 7 के लिए तो यहाँ 7s2 6d022 और 5f1 to 14 ये ऐसा होता है। तो ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इस प्रकार से होता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। तो आप देख सकते हो कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लेंथेनाइड्स +3 इसलिए शो करता है कि यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि +3 इसलिए शो करता है क्योंकि 6s2 और 5d1 ये +3 आप देख सकते हो बाहर से, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बाहर से, तो ये d1 ये 1 ये वाला, ये 2 वाला, 2 यहाँ से 2 1 3, तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +4 क्योंकि 2 ये d02
यहाँ 1 से 14, तो ये +4 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमारा सवाल क्या है कि क्यों एक्टिनाइड्स जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक वाइड रेंज में काम करता है जबकि लेंथेनाइड्स का शॉर्ट रेंज में काम करता है, ऐसा क्यों? तो आंसर यहाँ क्लियर ये है कि आप जानते होंगे कि 5D और 4F 5D और 4F का जो एनर्जी गैप है और यहाँ पे 6D और 5F के बीच का जो एनर्जी गैप है, अगर उसमें हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होगा। हम लोग पढ़े थे कि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से जैसे हम लोग दूर जाते हैं, वैसे वैसे आपका एनर्जी का जो गैप है वो आपका घटता है। तो कहीं ना कहीं 5 और 4, यहाँ पे 6 और 5 है, तो इन दोनों का गैप ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। हम एक लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि एनर्जी गैप डेल्टा ई किसके बीच 5D और 4F ये ज़्यादा है, किससे, एनर्जी गैप 6D और 5F के बीच से। एनर्जी गैप क्या, इसका ज़्यादा, इसका कम है। इसका कम होने की वजह से होता क्या है कि इजली जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस F वाला भी मतलब निकल जाता है, इजली निकल जाने की वजह से ये +4 से भी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ये दिखा पाता है, शो कर पाता है। तो एक ये वाला आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन में बना हुआ था, यही ऑप्शन सही होता। रीज़न हम लोग ये देख के चले आते हैं। क्लियर यहाँ तक? लेंथेनाइड्स के थोड़ा कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं लेंथेनाइड्स आयन के कलर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो कुछ उसमें कलर भी है, कुछ कलरलेस भी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी लेंथेनाइड्स 3+ में जो भी आयन है वो कलर्ड है, लेकिन कुछ कुछ होर करके। तो मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल लेंथेनाइड्स ट्रिपल+, ठीक है, 3+ में जो मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राईवैलेंट, 3 वैलेंसी है, ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड्स आयन आर कलर्ड एक्सेप्ट कुछ छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, सीरियम ट्रिपल+, इट्रियम ट्रिपल+, गार्डुलियम ट्रिपल+ एंड लुटेशियम ट्रिपल+। ये जो चारों ये क्या है, कलरलेस है, दे आर कलरलेस। मतलब सारे जो लेंथेनाइड्स हैं ट्रिपल+ में वो कलर्ड है, लेकिन इन चारों को छोड़ के ये चारों क्या है, कलरलेस है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से है, तो आप ऐसे करो कि आपको एक तो जो लेंथेनाइड सीरीज़ है आपको याद ही करना पड़ेगा, लेंथेनाइड सीरीज़ में कौन कौन सा एलिमेंट का नाम क्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं इसमें ज़रा कौन सा जो आयन है वो किस कलर का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बस इसी के लिए जानना है आपको। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इस प्रकार से, अगर आप थोड़ा सा पैटर्न अगर ध्यान रखोगे तो एक लंबे समय तक आपको ध्यान रहेगा। जैसे हम लोग जानते हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सीरियम से, इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, सीरियम ट्रिपल+, उसके बाद C ट्रिपल+, उसके नीचे फिर क्या आता है, पी आर ट्रिपल+, फिर उसके बाद क्या आता है, एन डी ट्रिपल+, उसके बाद क्या आता है, PM ट्रिपल+, उसके बाद आता है समरियम SM ट्रिपल+, यूरोपियम EU ट्रिपल+, ऐसे करके 2 4 6, 7वां आप यहाँ पर लगाइए गार्डुलियम ZD ट्रिपल+, फिर उसके बाद ऐसे चले जाइए, इसके सामने में फिर लाएंगे, ऐसे करके ले आ रहे, फिर उसके बाद TB ट्रिपल+, DY ट्रिपल+, HO ट्रिपल+, उसके बाद ER ट्रिपल+, उसके बाद TM ट्रिपल+, इसके बाद YB ट्रिपल+, और जो बच गया एक लास्ट में आपका लुटेशियम LU ऊपर में ट्रिपल+, ऐसे करके। तो इससे देखो ध्यान के इसके क्या रहेगा आपको कि पहला ये जो है ना, ये वाला आपका, और इसके सामने ये आपका 4 पहले तो कलरलेस हो गया, सीरियम, गार्डुलियम, ये वाला इटरबियम और लुटेशियम, ये चारों क्या है, कलरलेस है। ये चारों क्या है आपका, कलरलेस है, ठीक है। और जो आमने सामने आ रहा है वो सेम कलर है एक दूसरे के, मतलब प्रोमेथियम का जो कलर होगा वही TM का कलर होगा, दोनों का क्या है, कलर सेम कलर है। ये जो आमने सामने आ रहा है इसका भी सेम कलर है, एक दूसरे का सेम कलर, जो ND का ट्रिपल+ का कलर होगा वही कलर इसका होगा, सेम कलर होगा। इन दोनों का भी क्या होगा, सेम कलर होगा, इन दोनों का भी सेम कलर होगा।
ठीक है, जैसे हम लोग पीएम के बारे में जानते हैं कि प्रोमिथियम जो होता है उसका कलर पिंक होता है, पिंक, तो इसका मतलब एचओ का भी क्या होगा, पिंक कलर होगा, पिंक कलर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि इतना पूछता नहीं है, आपसे बस पूछेगा कौन सा कलर है, कौन सा कलरलेस है, तो आप आराम से बता सकते हैं इस प्रकार से लगा करके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं ज़रा, उसके बाद आते हैं, अच्छा एक चीज़ और कि कलरलेस ध्यान रखना अगर आपको, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जिसके पास फुलफिल्ड हो और या जिसके पास हाफ फिल्ड हो, फुलफिल्ड हो या जिसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो वो आपका कलरलेस होता है। अगर आप सीरियम ट्रिपल प्लस में देखिएगा तो ये आपका फुलफिल्ड होता है, ये भी आपका फुलफिल्ड है। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों क्या है, आपका कलरलेस है। ये आपका हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये सब क्या है, आपका कलरलेस है। ठीक है, आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ज़रा, ऑल्सो इसके अलावा जो है आपको एक तो लेंथेनाइड्स के ट्राइवैलेंट का कलर याद रखना है, और इसके अलावा आपको 3D एलिमेंट के कलर को भी याद रखना है। जैसे वैनेडियम पे ट्रिपल प्लस का कलर क्या है, कुछ ही कलर याद रखना, क्रोमियम पे ट्रिपल प्लस, मैग्नीज पे ट्रिपल प्लस, आयरन पे डबल प्लस, कुछ आयरन का ही याद रखना, कोबाल्ट पे डबल प्लस, निकेल पे डबल प्लस, कॉपर पे डबल प्लस, जिंक पे डबल प्लस, आपको ये सब याद रखना है, जिंक पे डबल प्लस। तो जान लीजिए वी जो आपका है वैनेडियम पे ट्रिपल प्लस, ये इसका कलर होता है वायलेट, क्रोमियम का कलर होता है ब्लू। ठीक है, मैग्नीज पे ट्रिपल प्लस ये कलरलेस होता है आपका, कलरलेस। आप देख सकते हैं ये 3D5 है, हाफ फील्ड है, आप देख सकते हो, इसलिए कलरलेस है, मैंने बोला भी था अभी थोड़ा देर पहले। ये Fe डबल प्लस का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन, इसको एकदम याद करना पड़ेगा आपको, ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है इसका कलर। कोबाल्ट का कलर होता है पिंक, निकेल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन। निकेल डबल प्लस का कोई भी अगर सॉल्ट लोगे या कोई भी कंपाउंड लेगा वो ग्रीन कलर होगा। कॉपर डबल प्लस का कलर होता है ब्लू, ब्लू, हल्का ब्लू होता है। और ये जिंक डबल प्लस जो है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि कलरलेस क्यों होगा, ये 3D10 फुलफिल्ड है, ये देखो हाफ फिल्ड है, इसलिए वो कलरलेस हो गया। क्रोमियम आप जिस प्रकार ट्रिपल प्लस में भी याद रखें, यहाँ पे क्रोमियम ट्रिपल प्लस में ब्लू होता है, नहीं ये ट्रिपल प्लस में था, डबल प्लस में था, सॉरी, क्रोमियम डबल प्लस में मैग्नीज भी आपका डबल प्लस में ही होना चाहिए, क्योंकि 3D5 का मतलब 5 डबल प्लस में होना चाहिए ना। ये सब डबल प्लस में मैंने मेंशन किया अभी, जो भी यहाँ से मेंशन किया सब डबल प्लस में। वेनेडियम भी ये डबल प्लस में ही आपका है, सब डबल प्लस में। अच्छा, ट्रिपल प्लस में क्रोमियम का आप ध्यान रखो, क्रोमियम अगर ट्रिपल प्लस में होगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। अगर ट्रिपल प्लस में कोई कंपाउंड है तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और आयरन डबल प्लस में मेंशन किया था यहाँ पे मैंने, ग्रीन होता है। और आयरन अगर ट्रिपल प्लस में है तो ये आपका येलो होगा। ये कलर बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें एफ़ के बारे में। ठीक है, ये आपका एफ़ खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे पी के बारे में। एफ़ में बस आप मोटे तौर पे 2 ही 3 पॉइंट सीखे हैं। ये कलर बस आपको याद रखना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कलर। ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में अब आते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आयन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक आयन और उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो मिक्स्ड एलिमेंट है, मतलब उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड वगैरह भी है। तो मैं आपको पहले से मेंशन करता हूँ कि नॉन मेटल और मेटल के बारे में, कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है OS, ये ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है रेडॉक्स में। और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये ग्रुप नंबर में से आप घटा दीजिए 8 को, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा और ये मैक्सिमम। लेकिन जो मेटल है, पी ब्लॉक में जो मेटल है उसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ग्रुप नंबर के बराबर होगा, ग्रुप नंबर के बराबर होगा। लेकिन जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये ग्रुप नंबर -2, ठीक है, -2। ये ध्यान रखिए आप, आपको मैंने पढ़ाया होगा नॉन मेटल के बारे में। मैक्सिमम ग्रुप नंबर, मिनिमम ग्रुप नंबर में से -8, मेटल रहेगा तो मैक्सिमम
ग्रुप नंबर मिनिमम ग्रुप नंबर -2 ये रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा एक चीज़ और, पी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से वेरी करता है, 2 यूनिट से। जैसे हम लोगों ने जब डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि 1 यूनिट से वेरी करता था। याद करो आप लोग, मैग्नीज का 2 3 4 5 6 7 ऐसे, आयरन का 2 3 4 5 6, फिर इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे क्रोमियम का 2 3 4 5, इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं सॉरी, 4 तक होता था उसका, 4 तक है ना। उसी तरह कॉपर का 2 3 ऐसे करके हम लोग पढ़े थे, क्लियर है। तो इसमें लेकिन है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितने से वेरी करेगा, 2 यूनिट से वेरी करेगा। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे वो नॉन मेटल हो या मेटल हो, इसमें जो वेरी करेगा वैलेंसीज कितने से वेरी करेगा, वैलेंसीज वेरिएशन, वैलेंसी का जो वेरिएशन होगा, वैलेंसी वेरिएशन बाई 2 यूनिट्स, 2 यूनिट से वेरी करेगा बाई 2 यूनिट्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 यूनिट से वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल इसको समझाते हैं ज़रा। फॉर एग्जांपल टीन लेते हैं, टीन का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो पहले टीन का ग्रुप नंबर आप सोचो जरा। पहले टीन पी ब्लॉक एलिमेंट है, इतना समझ में आता है। अब ग्रुप नंबर सोचते हैं, तो ये 4 एक ग्रुप का एलिमेंट है, 4 ए ग्रुप का एलिमेंट। और ये 4 ए ग्रुप का एलिमेंट में मेटल है कि नॉन मेटल, तो 4 ए ग्रुप का ये मेटल है, टीन मेटल है आपका, ठीक है, SN मेटल है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा उस पर आते हैं जरा। तो 4 है तो ग्रुप नंबर के बराबर मैक्सिमम 4, घटाएंगे 3 नहीं होगा, 4 + 4 होगा, +2 होगा, 0 वगैरह में तो जाएंगे नहीं, 0 है ना, 0 फिर उसके बाद माइनस माइनस वगैरह तो होगा नहीं। ग्रुप नंबर में बस 2 घटाएंगे, तो ग्रुप नंबर 4 है, 2 घटा दिए मिनिमम, तो कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, तो इतना हो जाएगा, 4 और 2 होगा, 3 नहीं होगा, +3 आपका नहीं मिलेगा, 3 का +3 नहीं होगा, क्लियर यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया सल्फर, सल्फर ये आपका 6A ग्रुप का मेटल, ये नॉन मेटल, तो ये आपका नॉन मेटल है, ये क्या है आपका नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो इसका मैक्सिमम कितना ग्रुप नंबर, तो +6, और मिनिमम कितना, 6 में से 8 घटाएंगे -2, तो 2 यूनिट से घटाते जाते हैं, तो +4 +2 0 है ना, -2, इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो इंडियम हम लेते हैं, इंडियम, तो इंडियम किस में मिलता है, तो 3A में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसा करके नाना पापांडी सब भी, सॉरी नहीं ये होगा, सॉरी 3 है ना, ये बोरोन वाले मिलेगा, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इंडियम, तो 3A में है, 3A में है तो इसका मतलब 3, ये मेटल के नॉन मेटल, तो ये आपका क्या है, इंडियम मेटल है, आपका मेटल है। तो ये अगर मेटल है तो 3 है, तो +3 इसका मैक्सिमम, फिर क्या मिलेगा, 2 यूनिट घटाएंगे +1, +3 +1 +2 इसका नहीं मिलेगा, +2 नहीं मिलेगा, तो +3 या +1 मिलेगा। उसी प्रकार फॉर एग्जांपल अगर हम बिस्मथ लें, बिस्मथ 5A ग्रुप का क्या है, मेटल है बिस्मथ। ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक नहीं होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंटीमनी और बिस्मथ, नहीं एंटीमनी ऐसे भी होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये 5 में आता है, 5A बिस्मथ। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो बिस्मथ 5 मैक्सिमम +5 और मिनिमम कितना, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे +3, तो +3 +1 नहीं होगा, मिनिमम मैंने लिखा है ग्रुप नंबर -2, ग्रुप नंबर 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो इतना ही होगा, +3 +5 और +3 होगा, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मान एक एक एप्लीकेशन से मैं समझा रहा हूँ, जैसे अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है BiOCl, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि BiOCl है, तो इसको अगर ब्रेक करना चाहता है बच्चा, तो बच्चा सोचता है ऐसे Bi पे सिंगल प्लस OCl-, और इसको हम लोग पढ़े हैं OCl पे सिंगल माइनस हाइपोक्लोरेट आयन होता है, हाइपोक्लोरेट आयन होता है, जैसे फॉस्फेट आयन PO4 पे ट्रिपल माइनस, सल्फेट आयन SO4 पे डबल माइनस, उसी प्रकार से इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरेट आयन। तो बच्चे सोचते हैं कि ये हाइपोक्लोरेट आयन है, अब बिस्मथ यानी +1 है, इस पर -1 रहा होगा, तो इस प्रकार से उसको ब्रेक करता है। लेकिन अभी तुरंत हम लोग सीखे कि बिस्मथ +1 तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मिनिमम तो उसका ग्रुप नंबर -2 होता है, तो +1 तो आने का सवाल है नहीं। तो ये जो ब्रेक किया हुआ ये पोर्शन गलत है, इस प्रकार से हम नहीं तोड़ सकते। तोड़ेंगे कैसे, तो बिस्मथ का कितना +3 होता है,
या +5 होता है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे बिस्मथ +3 होना चाहिए। तो बिस्मथ पे +3 होने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन पे 2 माइनस और क्लोरीन पे सिंगल माइनस, तब ना देखो ओवरऑल न्यूट्रल 0 हो जाएगा, है ना। तो या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखोगे तो BiO एक वो है, और जब दोनों कंबाइन करेंगे तो एक पर क्या आएगा, सिंगल प्लस आ जाएगा, +Cl माइनस। मतलब इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बस यही सीखें, पी ब्लॉक के केस में मेटल अगर है तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर और मिनिमम ग्रुप नंबर -2 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर नॉन मेटल तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ग्रुप नंबर में से 8 को घटा देंगे उसके होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से वेरी करता है, 2 यूनिट से वेरी करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ कुछ और एग्जांपल्स देख, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको ग्रुप वाइज देखते हैं। पहले 3A ग्रुप के एलिमेंट्स को लेकर के उसके ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी स्टेबिलिटी पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो नाउ तो सबसे पहले लाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग 3A ग्रुप को डिस्कस करते हैं। 3A ग्रुप में कौन कौन सा आता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आता है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं जरा, अब इसके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले कन्फिग्रेशन वगैरह कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 और 2p1। आप याद करो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यही होता है, बोरोन 5 होता है तो 1s2, तो अंदर हो गया 2s2 2p1, ठीक है। और इसके बाद एल्युमिनियम तो 3s2 3p1, सेम रहेगा ना चीज़ें। गैलियम का कितना हो जाएगा 4s2, लेकिन 4s2 आया तो यहाँ 3d10 पक्का है, भर गया होगा, वो जो स्कैंडियम से जिंक आने के बाद गैलियम आता है। और ये 4p1, उसी प्रकार से यहाँ अगर जाएंगे तो 5s2 और ये कितना हो जाएगा 4d10 और 4p1। और थैली में अगर आएंगे तो कितना हो जाएगा 6s2 और 6s2 4f14, ये भी आ जाएगा। और 5d10 और 6p1, सॉरी ये 5 होगा आपका 5p1, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अच्छा अब देखो जरा इसके बोरोन और एल्युमिनियम के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ तो बोरोन और एल्युमिनियम का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। बोरोन और एल्युमिनियम का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी कितना +3, 2 और 1 ये 3, 2 और 1 ये 3 एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली स्टेबल होगा। क्यों हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, क्योंकि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो वो हाईली स्टेबल होगा, है ना। क्योंकि सिंगल है तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी नहीं करा सकता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसी में रहेगा, स्थिरता ज़्यादा बनी रहेगी तो स्टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें आते हैं ज़रा हम, तो गैलियम, इंडियम, थैलियम में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +3 भी। कैसे, थोड़ा देखते हैं। अगर मान लो कि 4p में से अगर चला गया, 4p में से चला गया, एक है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और अगर 4s में से चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो पहले जा चुका है, फिर इसमें से अगर जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, तो +1 +3 दिखाएगा, है ना। क्योंकि थोड़ा एनर्जी गैप यहाँ पे है जिसके कारण से एक एक करके लॉस कर सकता है, ठीक है। एक ये रिलीज कर दे, फिर कुछ समय, फिर उसके बाद ये फिर दो रिलीज कर दे, तो दो तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता है। इसमें भी देख सकते हैं आप +1 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये 6, ये +1, 6p से एक निकाल दें और फिर 6s में से 2 निकाल दें तो +3, +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी तो हम लोग जाने ही कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो ऊपर में है वो ज़्यादा स्टेबल, ऊपर वाला सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें क्या वेरिएबल है, +1 भी +3 भी है। तो नीचे से ऊपर जाने पे थैलियम, मतलब गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे से ऊपर जाने पे इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो, ठीक है, किसके लिए मतलब आप ऐसे समझो ना, जो आपका नीचे से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो वैल्यू है, सॉरी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इंक्रीज़ करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ऊपर से नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप ये गैलियम का अगर देखें प्रैक्टिकली, अगर मैं बताता हूँ कि जैसे गैलियम की अगर मैं बात करूँ तो +1 +3 में गैलियम का +1 से ज़्यादा स्टेबल है इसका +3। उसी प्रकार अगर इंडियम की मैं बात करूँ तो इंडियम का +1 +3 में +1 से ज़्यादा स्टेबल है +3। लेकिन जब अगर मैं थैलियम की बात करूँ तो +1 +3 में ज़्यादा स्टेबल है +1, ज़्यादा स्टेबल +3 से। तो यही ना मैं बोल रहा था कि नीचे से ऊपर जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न भी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन सवाल ये कि थैलियम के केस में +1 ज़्यादा स्टेबल क्यों हो गया, +3 अनस्टेबल क्यों हो गया। ये +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अनस्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि एक ये सफ़र्स फ्रॉम इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से ग्रसित होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये हम लोग जानेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बस पिन पॉइंटेड बात याद रखो। पिन पॉइंटेड बात क्या है, हमेशा ध्यान रखो पी ब्लॉक के केस में, एकदम दिमाग में छाप लो कि पी ब्लॉक के केस में जो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा ना, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा और हाइयर वाला कम स्टेबल होगा, और ऊपर वाले में ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट होगा उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हम पिन पॉइंटेड बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से कैसे ये ग्रसित होता है ये हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर थैलियम की बात करता हूँ, जैसे थैलियम हम लोग लेते हैं, थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक थैलियम-3 में अगर मैं लूँ और इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, 6s2 है, 4f14, 5d10 और 6p1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको निकलने के बाद ये 2 निकल जाता है तो यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें 6s और 6p के बीच में लार्ज एनर्जी गैप है। क्या है, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप है। ठीक है, लार्ज एनर्जी गैप, और लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से क्या होगा कि 6s से जो इलेक्ट्रॉन मतलब निकालना होगा, अगर हमको 6s से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसके निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब लॉस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 6s पेयर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड क्या, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ना, आयंस बनाना है, आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि इन है ना, एक निकालना आसान है, लेकिन अगर जब 2 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अगर आप देख लो तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन और सब में नहीं है ऐसा, और सब में एनर्जी गैप कम है। तो कम होने की वजह से इससे निकालना आसान है, इससे भी निकालना आसान हो जाता है, तो इसलिए ये +3 में ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन इस केस में क्या है कि इससे निकालना आसान है, लेकिन इससे निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लॉस ऑफ 6 पेयर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हाई एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो हमेशा पी ब्लॉक में आप जाइए, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होगा, बाकी सब का हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो गैलियम-1 में है, ठीक है, या इंडियम-1 में है, ठीक है, या हम लोग बोले थैलियम-1 में है, नहीं इन दोनों की बात करते हैं, सिर्फ ये दोनों। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 1 और 3 एग्जिस्ट करता है, दिमाग में आ जाएगा तुम्हारे पास। इंडिया में 3A का एलिमेंट है, 3A का तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 होगा, 3 1 में इन मिनिमम में अपने हैं, तो मिनिमम को ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग या वीक, तो हम लोग जाने कि ये इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये जल्दी चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अगर बोला जाएगा थैलियम के बारे में, थैलियम-1 में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा ही, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो हम बोल सकते हैं वीक। वीक क्यों, क्योंकि +1 में ये ज़्यादा स्टेबल है, +3 से ज़्यादा स्टेबल, +3 में नहीं जल्दी जाना चाहेगा, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
बट लेकिन अगर मैं बोलूँ थैलियम 3 में, तीन मैक्सिमम है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ही। स्ट्रॉन्ग या वीक, तो स्ट्रॉन्ग बोलेंगे क्योंकि 1 में जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि 1 ज़्यादा स्टेबल इसका है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर, उसके बाद देखते हैं 4A। 4A में कौन कौन आता है? कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 4A कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। और उसी प्रकार से मैं अगर देखूँ तो कार्बन का जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो +4 होगा, इसका भी +4 होगा। हम तो समझ रहे हैं इन दोनों का कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कार्बन और सिलिकॉन का, है ना। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +4, ठीक है। 4 ग्रुप नंबर 4 और 2 घटाएंगे तो मिनिमम 2, तो 4 और 2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका लेकिन इन दोनों का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जर्मेनियम, टीन और लेड का, इसका दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा, +4 भी एग्जिस्ट करेगा और +2 भी। इसका भी +4, इसका +2, इसका +4, इसका +2। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो जर्मेनियम के केस में +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा लोड ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसमें भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा लोड ऑक्सीडेशन स्टेट से, लेकिन इस केस में लोड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू, अभी हम लोग पढ़े इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट वाला में। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लूँ जर्मेनियम अगर 2 में है, चाहे आपका टीन 2 में है, टीन 2 में, तो जर्मेनियम और टीन तुरंत ध्यान लगाएंगे कि ये 4 ग्रुप का एलिमेंट है, 4A। तो मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, 2 यूनिट से घटाना है 2, तो मिनिमम में है, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या वीक, तो हम लोग जानते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी 4 में जल्दी जाना चाहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं बात करूँ PB2, तो PB2 में ये क्या होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा ये, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो PB नीचे में आता है, इसका लोड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल, हायर कम है, इसका मतलब कि ये क्या होगा? वीक, क्योंकि जल्दी नहीं जाना चाहेगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ मैं बोलूँ PB4 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक, तो PB4 ये हायर में है, तो इसका तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग, +2 में जल्दी जाना चाहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट है 4A देख लेते हैं। 4A में आपका कौन आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, बिस्मथ, ठीक है, ये आएगा। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस का तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या बोल सकते हैं आप सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? सिंगल +3 होगा, नहीं +3 नहीं बोल सकते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़ क्योंकि मेटल थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आप इसको आर्सेनिक, टीन और लेड की मैं बात करूँ तो इस केस में 5 +5 और +3, ये +5 और +3, ठीक है। इसका +5 और +3, ये नॉन मेटल हो जाएगा ना, उसमें -8 से घटाना पड़ता है, 8 से घटाना पड़ता है, तो +5 +3, इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? +5 ही ज़्यादा स्टेबल होगा +3 से। इसमें भी +5 ज़्यादा स्टेबल होगा +3 से, लेकिन इस केस में +5 से ज़्यादा स्टेबल होगा +3, ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये क्या होगा? ऐसा होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर बोलता है आर्सेनिक 3 में, ठीक है, या टीन नहीं, टीन बोल रहा हूँ, SP मतलब एंटीमनी, और 3 में, ठीक है, 3 में, तो इसका 5 और 3 होता है, तो लोड ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग या वीक, तो हायर में ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जल्दी जाना चाहेगा, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बोलता है बिस्मथ 3 में, तो बिस्मथ का 3 जो है ज़्यादा स्टेबल है और 3 लोअर है, तो लोअर का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ज़्यादा स्टेबल है, उसमें नहीं जल्दी जाना चाहेगा, इसका मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर बिस्मथ 5 में अगर बोला जाए, बिस्मथ 5 में, तो बिस्मथ 5 में मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हायर कम स्टेबल है, लोअर ज़्यादा स्टेबल, तो जल्दी लोअर में जाना चाहेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रकार से हम लोग तो ये जाकर के आपका स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका रिडॉक्स बिहेवियर ये ख़त्म हो गए पोर्शंस। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो समझते ज़रा किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में रेडॉक्स कंस्टिट्यूएंट का क्या रोल है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये सीखेंगे। तो थोड़ा समझिए कि किताब लिखता है कि
कोई कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके वो जो कंपाउंड बना है वो जिस कंस्टिट्यूएंट से बना है उस कंस्टिट्यूएंट का आपस में ट्यूनिंग कैसा है, आपस में बोल सकते हैं कंफर्ट कैसा है, आपस में कंफर्टेबल किस प्रकार से है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने लिखा है कि एक कंपाउंड इज सेड टू बी मोर स्टेबल इफ रिएक्टिंग कंस्टिट्यूएंट्स हैविंग मैनेजेबल या ट्यून रिडॉक्स बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, मैनेजेबल और ट्यून रिडॉक्स बिहेवियर। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे मान लो कि इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन के तौर पे। मान लो कि अगर हमको बोला गया कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ FeO एंड Fe2O3, अगर बोला गया कि Fe और Fe2O3 में आप कंपेयर कीजिए कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप एक चीज़ बताओ कि Fe या Fe2O3 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आयरन को O2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, हीट करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये FeO बने जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, Fe इसमें 2+ में है, ठीक है, और या ये Fe2O3 बने, इसमें Fe कितने में है, 3 में है, फेरिक ऑक्साइड ये बने, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये FeO भी बन सकता है, Fe2O3 भी बन सकता है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल कौन है, Fe2O3 ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूँ तो नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है, Fe2O3 ज़्यादा स्टेबल। अब सवाल है कि कैसे, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नोट में कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। पॉइंट्स नहीं है, जैसे कि ये आपको पता भी है पहले से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पढ़े हैं कभी, और नॉन मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मैं बोल सकता हूँ नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसमें थोड़ा ऑर्डर हमको ध्यान रखना है, जैसे F2 फ्लोरीन नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओजोन नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ऑर्डर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसमें जान लो कि जो आपका O2 तक है, मतलब आयरन बोल रहा हूँ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो आपका है ये आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं इसको बोलता हूँ। और ये जो I2 आपका है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको मैं अभी याद करा देता हूँ। अब याद करो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ओजोन ऑक्सीजन, ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और I2 जो आपका वो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा भी एक चीज़ और जान लो, कुछ और भी नॉन मेटल लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे नॉन मेटल आपका कार्बन है, जैसे आपका सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सब जो नॉन मेटल है, ये जो नॉन मेटल आपके हैं ये आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बोल ही सकते हैं। मतलब जो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। तो अब देखो तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। मैंने क्यों बोला कि अगर आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड आपका ज़्यादा स्टेबल है। थोड़ा समझते हैं कैसे। जैसे ऑक्सीजन आपका क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑब्वियस है अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है तो आयरन 2 में और आयरन 3 में, 2 में भी मिलता है, आयरन 3 में मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आयरन को कितने प्लस में लेकर जा सकता है, हायर, काफ़ी हाई लेकर जा सकता है, ये काफ़ी दूर तक लेकर जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो अभी ये 0 में है, तो 0 से ऑक्सीडाइज करके +2 में भी ले जा सकता है, +3 में ले जा सकता है। लेकिन इसका ट्यूनिंग कैसा रिलेशनशिप होगा इसके साथ, ट्यूनिंग कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको कहाँ तक ले जाएगा, +3 में ले जाएगा। तो +3 में ले जाएगा, इसका मतलब Fe2O3 आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, ये बनना चाहेगा, मतलब अब Fe2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका ये बनेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ यहाँ से। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरा एग्जाम्पल ये रहता, इसको A माने थे ना, चलो इसको B लेकर के एग्जाम्पल समझते हैं। B मान लो कि FeS फेरस सल्फाइड एंड फेरिक सल्फाइड Fe2S3, इन दोनों में हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में। तो इसके लिए भी आप लाओ Fe+ सल्फर लाएंगे और हीट करते हैं। तो दो तरह से कंपाउंड बनाते हैं, एक बार FeS
जिसमें Fe डबल 2 में है और एक में Fe2S3, इसमें Fe आपका कितने में है, 3 में है। और मैं इसमें अगर बात करूँ, सल्फर आपका क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस Fe को कितने में ले जा सकता है, 2 में। इसका मतलब नीचे से ऊपर इसके स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब FeS जो कंपाउंड है आपका, ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, Fe2S3 में। क्लियर हुआ यहाँ तक। और देखते हैं जरा, अगर इन दोनों को एक साथ लेके मैं कंपेयर करूँ, जैसे अगर मान लो कि मुझसे बोला गया FeO और अभी हम तुरंत किए Fe2O3, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है आपका, Fe2O3। और FeS और Fe2S3 में, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। और अगर इन दोनों में हमको कंपेयर करने के लिए अगर बोला गया, अगर Fe और FeS में कंपेयर करने के लिए बोला गया, तो कौन होगा आपका ज़्यादा स्टेबल, कौन होगा, नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला। क्योंकि ट्विनिंग रिलेशनशिप आप देख लो ना, ये Fe देखो ऐसे समझो, ऑक्सीजन यहाँ पे आयरन कितने में, +2 में है, ये भी +2 में है, तो +2 आयरन +3 में मिलता है, +2 में मिलता है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर ये कंबाइंड हुआ है तो ऑक्सीजन तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ +3 में ले जाना चाहेगा। और सल्फर जो आपका है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका मतलब +2 में ले जाना चाहेगा, जिसमें इसके पास क्षमता ले जाने में उसी फॉर्म में, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल। इन दोनों में भी अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखो ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन कितने में, 3 में, यहाँ भी 3 में। ये पावरफुल है, इसमें देखो 3 में मिल रहा है, लेकिन ये वीक है तो ये 3 में मिल रहा है, जबकि 2 में ज़्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और देखते हैं ज़रा डी, आयरन का हेलाइड्स ले लेते हैं। आयरन के हेलाइड्स को लेकर कुछ कंपेयर करते हैं हम लोग, जैसे FeX2 फेरस हेलाइड और एंड FeX3 फेरिक हेलाइड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर Fe2 में अगर हेलाइड ले Fe2 में, तो Fe2 में कौन कौन सा होगा, FeF2, ठीक है, FeCl2, FeBr2, FeI2, ये होगा। और आयरन 3 में अगर मैं हेलाइड्स की बात करूं तो FeF3, FeCl3, FeBr3, FeI3। अब हमको इन चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सिंपल देखते हैं, Fe2 हमको लगता है Fe2, ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 में है, इसका मतलब कम स्टेबल। I2 आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक है तो ये 2 ही में ले जा सकता है इसको, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, ये वाला होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इसमें देखो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये Fe इसमें 3 में मिल रहा है। आयोडीन आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये 3 में नहीं ले जा पाएगा, इसका मतलब कि ये जल्दी नहीं बनेगा, ये लेस स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर हो जाएगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए बोला जाए, ऐसे तो कंपेयर कर लिए, इन दोनों में अगर बोला जाए तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, नीचे वाला होगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो नीचे वाला ऐसे होगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, Br2 में, इन दोनों में ये हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल आपका ये होगा, I2 ही होगा। क्यों, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो क्यों, अब डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों, अब जान लो, बिकॉज या एज वीकली ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज आयरन, मतलब Fe टू किस में, Fe3 में, दैट इज FeI3। सो FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक। कुछ और लेते हैं, जैसे एक जो ABCDE देखते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि SnCl2 और SnCl4 विच वन इज मोर स्टेबल, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा पूछा हुआ है। तो सिंपल आप दिमाग लगाओ कि SnCl2 और SnCl4 में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो मेरे को क्या, आप सिंपल आंसर भी दे सकते हो, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, SnCl4 ज़्यादा स्टेबल होगा SnCl2 से। क्यों, क्योंकि क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एसएन को किस में ले जाएगा, ये यहाँ पे एसएन 2 में है, यहाँ सॉरी एसएन यहाँ पे 4 में है और यहाँ पे एसएन 2 में है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से इसको 4 में ले जाना चाहेगा, हाईएस्ट में ले जाना चाहेगा, तो हाईएस्ट में यहाँ पे इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा क्या। इसके बाद देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब इतना जो हम लोग पढ़े इससे थोड़ा समझते हैं कि अगर मान लो कि अगर हम लोग मान लो कि रिएक्शन देता है लिखने को कि Fe+O2 अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो हम लोग अभी सीखें क्या है कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Fe को किस में ले जाएगा, Fe2O3 में, ये बनेगा आपका। अगर मान लो कि आयरन को सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा, तो सल्फर क्या वीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑब्वियस इसको 2 ही मिला जाएगा, मतलब FeS बनाएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट। अगर Fe को Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट है तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका तो +3 में बनाएगा, तो FeCl3 बनाएगा, ऐसे समझ लेंगे। अगर Fe को F2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, F2 के साथ, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका तो ये किस में ले जाएगा, FeF3 में ले जाएगा। अगर Fe को I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, I2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये तो आपका वीक है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग 2 में ले जाएगा, इसका मतलब FeI2 बनाएगा। हालांकि FeI3 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बनता भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीख भी रहे हम लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट ECDEF देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सवाल रहेगा कि जर्मेनियम क्लोराइड 3 क्लोराइड और PB सब 2 में क्लोराइड है, इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अब ये 3 सवाल मैंने लिया, जर्मेनियम क्लोराइड, 3 क्लोराइड, लेड क्लोराइड, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है ये पूछा जाए तो पहले इसे समझते हैं कि क्लोरीन जो है आपका है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आपका यहाँ पे सब जो जर्मेनियम 3 या लेड जो है आपका वो +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी आपका +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी आपका +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तीनों +2 में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अब इस हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि P ब्लॉक में जो सबसे नीचे वाला होता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब कि ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये +2 में ये जो दोनों है वो कम स्टेबल है, इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जी नंबर, अगर जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, 3 टेट्राक्लोराइड और मान लो लेड टेट्राक्लोराइड है, इस केस में अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछे तो आप सिंपल देखो आराम से बोल सकते हो कि क्लोरीन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 4 में है, कोई दिक्कत नहीं, 4 में सब में है, 4 में, तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन, तो इसमें ये लेड 4 में लेस स्टेबल होता है, बड़े हैं, और ये सब 4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पे स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर मैं बोलूँ H जर्मेनियम क्लोराइड और जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, तो अभी ऐसे आपका टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल टेट्राक्लोराइड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में, ये +2 में है ना, तो पावरफुल भी है तो +4 में ज़्यादा बनाएगा, वो +4 में ले जाएगा, ठीक है, +4 में जल्द ले जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर मैं लूँ गैलियम टेट्राक्लोराइड, सॉरी ट्राइक्लोराइड, इंडियम ट्राइक्लोराइड और थैलियम ट्राइक्लोराइड, सब +3 में आपका है, सब +3 में है। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो एक चीज़ होता है, क्लोरीन तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो गैलियम इसमें +3 में है, इंडियम +3 में, थैलियम +3 में, तो थैलियम सबसे नीचे में है, तो थैलियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, थैलियम का आपका 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा, +3 और +1, तो थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल है, +3 में कम स्टेबल होगा, तो इसका मतलब कि गैलियम +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब इधर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। फिर और देखते हैं गैलियम क्लोराइड, इंडियम क्लोराइड और थैलियम क्लोराइड, ऑब्वियस इस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि थैलियम +1 में ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इधर से इधर। और देख लेता हूँ इंडियम क्लोराइड और इंडियम ट्राइक्लोराइड, इधर ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे नीचे वाला है ना, स्टेबिलिटी, सॉरी गलती की है, इधर से इधर इंक्रीजेस होगा, सॉरी ऐसे होगा, नीचे वाला नहीं है एकदम, नीचे तो आपका थैलियम आता है, इंडियम है, तो 3 में +3 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी
इंक्रीजेस, ऐसे होगा। फिर अगर देखूँ मैं एल आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये 5 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 5 ग्रुप में +5 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। बिस्मथ सबसे नीचे है और +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब इधर से इधर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, है ना। एल एम एस बी ट्राइक्लोराइड, एस बी पेंटाक्लोराइड, ऐसा अगर मान लो है तो एस बी, तो वही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल ये वाला, तो इसका मतलब कि ये स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इस प्रकार से। लेड 2 में और लेड 4 में अगर हेलाइट्स की मैं बात करूं, जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ा देर पहले आयरन 2 और आयरन 3 में हेलाइट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो उसमें एक कंक्लूजन निकल के आया था कि FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, FeI3 डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें मैं देखता हूँ, जैसे अगर लेड 4 में अगर मैं बात करूँ हेलाइट, तो PbF4, PbCl4, PbBr4 और PbI4, ठीक है। अगर मैं इसमें चारों की अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो F है आपका, फ्लोरीन जो आपका है, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, लेड के साथ कंपाउंड बनाएगा, और लेड का 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, +2 +4, तो +4 में यहाँ पे, इसका मतलब कि नीचे से ऊपर जाने पे स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ेगा। इसका मतलब कि PbF4 ज़्यादा स्टेबल है और PbI4 कम स्टेबल है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब कि आपको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रांगली इसको अगर आप हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो ये जा कर के बन जाएगा PbF2 + F2 बनेगा, ठीक है। जब PbF4 को अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो PbF2 + F2 बनेगा। PbF2 आपका मिल गया, लेड मतलब 2 में आपका फ्लोराइड मिल गया, ठीक है। और अगर हम लोग PbCl4 की अगर बात करें, तो थोड़ा कम स्टेबल है, तो स्ट्रांगली नहीं, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये PbCl2 + Cl2 बनता है। अच्छा, अगर इससे कम स्टेबल ये है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और भी कम चाहिए। आप थोड़ा सा अगर हीट करते, वार्म करते, थोड़ा सा वार्म करते, तो ये PbBr2 + Br2 बन जाता है। और PbI4 का तो पूछिए मत, ये तो स्पॉन्टेनियसली टूट जाता है, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, ये PbI2 + I2 का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ जो लेड का जो हेलाइड 2 में है, अब इसमें अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, तो ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ऐसे, ऊपर से नीचे आने पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा क्यों, आप समझ सकते हैं कि आयोडीन जो आपका है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियस है ये चाहेगा कि हम इसको, वीक है तो इसका मतलब कि ये 4 में इसको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, इसलिए 2 में इसको रखना चाहेगा। तो इसलिए देखो ये आपका क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है 2 में, ये कम स्टेबल, लेकिन 4 में PbF4 ज़्यादा स्टेबल है, PbI4 कम स्टेबल है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है? ठीक है। इसके बाद देखते हैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ओ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ थैलियम क्लोराइड एंड थैलियम ट्राइक्लोराइड, TlCl3, थैलियम, इंडियम थैलियम, आप जान रहे 5 ग्रुप का एलिमेंट है, 5 और 3, तो सॉरी थैलियम आपका है ना बोरोन वाला में आएगा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हाँ। तो बोरोन मतलब 3, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड में मतलब 3 और 1, 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, 3 और 1। तो थैलियम नीचे वाला है तो लोअर में ज़्यादा स्टेबल होगा, और हायर में क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है। हायर में कम स्टेबल, ज़्यादा एग्जाम्पल है इसको मैं छोड़ता हूँ, लास्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। और नंबर में बिस्मथ का हेलाइट्स देख लेते हैं। बिस्मथ का हेलाइट्स, बिस्मथ का 2 में नहीं, सॉरी बिस्मथ का 3 और 5 होता है, 3 में एंड बिस्मथ 5 में हेलाइट्स देखते हैं। इसके हेलाइट्स को मैं देखता हूँ, जैसे BiF3, BiCl3, BiBr3, BiI3, BiF5, BiCl5, BiBr5 और BiI5, ठीक है।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें तो आपका स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करेगा। आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि वीक है तो कम में ले जाएगा 3 और ये 5, 3 में ले जा रहा है, ये स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और इस केस में नीचे से ऊपर इंक्रीजेस, क्योंकि फ्लोरीन आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग +5 में ले जाएगा, ये आपका +5 में, ये आपका +3 में, तो इसमें स्टेबिलिटी इधर से इंक्रीजेस। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लो कि बिस्मथ का, देखो बिस्मथ एक बिस्मथ बोल रहा हूँ, फ्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन बिस्मथ को +5 में आराम से ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन भी है लेकिन पावरफुल नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग, ये आपका वीक है। तो ये वीक होने की वजह से क्लोरीन ब्रोमीन ये बिस्मथ को +5 में ले ही नहीं जा पाता है, जिसके कारण बिस्मथ का पेंटाक्लोराइड या बिस्मथ का पेंटा ब्रोमाइड या बिस्मथ का पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आउट ऑफ बिस्मथ पेंटाहेलाइड ओनली कौन, BiF5 एग्जिस्ट। मतलब बिस्मथ पेंटाहेलाइड में सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, BiF5 यही एग्जिस्ट करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से यहाँ पे आपका SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स और उसके प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से ख़त्म होता है। और मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक पेज, अब जो जितने भी मैंने पढ़ाया उन सारे पेजेस का थोड़ा सा 2-3 सेकेंड का मैं आपको छोटा छोटा वीडियो दिखा देता हूँ, ताकि आप उसका वीडियो के माध्यम से आप उसका क्या करें कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसका नोट्स बना सकें। ये आपका फर्स्ट फेज, ये आपका सेकेंड पेज, ये आपका थर्ड पेज, ये आपका फोर्थ पेज, ये आपका फिफ्थ पेज, ये आपका सिक्स्थ पेज, ये आपका सेवेंथ पेज, ये आपका 8 पेज, और ये लास्ट आपका 9वां पेज। इस प्रकार से आपका पूरा ब्लॉक SPDF ब्लॉक का प्रॉपर्टीज़ पूरा ख़त्म हो गया। अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे।